आम जनता को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जाएगी ये बड़ी जानकारी। आज गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9,600 करोड़ों की सौगात दी जाएगी। गोरखपुर में 3 नई योजनाएं आज जो जनता को समर्पित होगी। एम्स, खाद कारखाना और साथ ही आरएमआरसी में बनी 9 लैब, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज आम जनता को देंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोरखपुर को 3 नई सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ये बड़ी सौगात आम जनता को देने वाले हैं, जिसमें खाद कारखाना है, एम्स हॉस्पिटल है और साथ ही आरएमआरसी में बनी 9 लैब है, जिसमें मरीजों की कई बीमारियों की जांच हो सकेंगी। तो ये बड़ी योजनाएं जिसके आशीर्वाद होगी और आम जनता को समर्पित की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारतीयों का सपना पूरा हो रहा है। वो सपना जो लंबे समय से उन्होंने देखा था, आज उस सपने को एक रूप मिल रहा है। तो आज गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर वो बड़ी सौगात आज आम जनता को देंगे। आपको बता दें, इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और वो आपने जो सपने देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं देवरिया में खुरखुदू कस्बे में एक बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा भी है जो गोरखपुर के आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैदल ही निकल गया है। आपको बता दें कि ये दोनों युवक जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही ये सोमवार को पैदल ही निकल गए। मुनीर का कहना है कि सभी पार्टियां केवल अल्पसंख्यक वर्ग को बहकाने का काम करती है, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने हम लोगों के लिए बहुत काम किए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दोनों कार्यकर्ताओं की जो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से प्रभावित है और इतने ज्यादा प्रभावित कि सोमवार से पैदल ही निकल गए। इन्होंने जमकर तारीफ भी की और कहा कि बाकी पार्टियां तो बहकाने का काम करती हैं, लेकिन इन्होंने हमारे लिए वाकई काम किया। तो गोरखपुर को आज सौगात मिलेगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। और चलिए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि क्या कुछ मिलेगा। पूर्वी यूपी के पहले एम्स की सौगात आम जनता को दी जाएगी। 112 एकड़ में तैयार 300 बेड का एम्स हॉस्पिटल है, जिसकी सौगात आम जनता को मिलेगी। इस हॉस्पिटल में 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बने हुए हैं और इसी के साथ 1011 करोड़ की लागत से यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, जिसकी सौगात आम जनता को मिलेगी। इसके साथ ही गोरखपुर खाद कारखाने की सौगात भी आम जनता को देंगे। 600 एकड़ में बनकर ये खाद कारखाना तैयार हुआ है, जो कि आम जनता को समर्पित किया जाएगा। 8,603 करोड़ रुपए में बनकर ये खाद कारखाना तैयार हुआ है। इसके साथ ही रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पूर्वी यूपी के पहले एम्स हॉस्पिटल की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जाएगी। खाद कारखाना तैयार होगा और इसी के साथ लैब भी दी जाएगी, वो लैब जहां पर कई तरह की बीमारियों की जांच आसानी से हो सकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर में गरजेंगे। देख रहे हैं उनकी रैली में आने के लिए महिलाएं भी आई हैं, शामिल हुई, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो रैली हो रही है आज चूंकि एम्स के साथ साथ फर्टिलाइजर्स कंपनी का लोकार्पण भी करेंगे, लेकिन ये भीड़ देख रहे हैं जो पब्लिक को एड्रेस करेंगे। दावा किया जा रहा है कि लाखों की भीड़ होगी। हम बातचीत करते हैं और कोशिश जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ आई हैं प्रधानमंत्री की रैली में? हाँ सर। क्या है उम्मीद प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो बहुत कुछ है। क्या उम्मीद है आप बताइए, चूंकि महिला है। महिला है, यही चाहते हैं कि सरकार मतलब प्रधानमंत्री जो योगी हैं वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। तो क्या सुरक्षा को लेके भी शिकायत है क्या? अब है ही है हर जगह। हर एक जगह। आप कहाँ से आई हैं? कैंपियरगंज से। कैंपियरगंज से आई है। प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद करती हैं आप? उम्मीद यही करना चाहते हैं कि मतलब मोदी सरकार जो मतलब बहुत तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं के लिए कोई उपाय करे तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि महिलाओं के देखिए बहुत जरूरी है। हम लोग को मर्दों के सहारे जीना पड़ता है। अगर हम लोग को कुछ जरूरी मतलब काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बात भी पहुंचानी है कि रोजगार को लेकर भी बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं गोरखपुर की महिला स्वावलंबी होना भी सोच रहे हैं कि हम कैसे स्वावलंबी बने, क्योंकि रोजगार बड़ा सवाल है। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए कुछ बाइकर्स भी आ रहे हैं रैली में शामिल होने। कहाँ से आए आप? जंगल सालीग्राम। जंगल सालीग्राम से। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से और भी कुछ डिमांड है? बहुत डिमांड है। क्या डिमांड है? अरे यही उन्हें पूछा उन्हें। आप नेताजी क्या उम्मीद है, क्या और चाहते हैं? बहुत अच्छा उम्मीद है सर, हमारी सरकार फिर से बाहर से बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति प्रसाद, भाजपा महामंत्री अंशुज। अरे तो कुछ और भी जनता के भी काम करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। जनता जैसे हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री मिलता है, आवास का काम चल रहा है, अन्य योजना का जो मिल रहा है सभी जनता को। हमारी सरकार ने जो कार्य किया कि सरकार ने नहीं किया साथियों भाइयों। देखिए नेताजी का भाषण देने का अंदाज था कि भाइयों और सरकारों ने नहीं काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि बीजेपी के समर्थक जरूर है, रैली में लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल है। देखिए बातचीत के क्रम में जिस तरीके से ये देखिए पति पत्नी रैली में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी आपकी पत्नी है? क्या नाम है आपका? मीना। क्या उम्मीद करती है मोदी जी से? सुरक्षित करे सबको, और क्या सुरक्षित करे। सुरक्षा को लेके खतरा है क्या? देखिए ये बीजेपी के लोग हैं जो रैली में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए बीजेपी के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रैली के अनोखा रैली में ये नजारा देखने को मिल रहा है कि मियां और बीवी पति पत्नी भी रैली में जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके के रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए गए, महिलाओं ने कहा कि सब कुछ जरूरत है, रोजगार भी जरूरत है, लेकिन महिला के सुरक्षा के सवाल पे भी खड़ा होना चाहिए। 2022 का विधानसभा का चुनाव है, देखने वाली बात है कि ये मोदी की रैली 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना संजीवनी का काम करती है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। 57 के लड़ाई में तो 100 अरब की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। 8,600 करोड़ की प्रधानमंत्री मोदी आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आम जनता को देंगे। इसमें हॉस्पिटल होगा, लैब होगी और साथ ही खाद कारखाना भी होगा।
सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि संक्षेप में अपना उद्बोधन करें। तो आज प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। जो मंच आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही मंच है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार है। यहां पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी आज इस मंच पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आम जनता भी यहां पहुंच रही है। आपको बता दें कि 3 योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे, जिसमें एम्स हॉस्पिटल, इसके साथ ही हाईटेक लैब होगा और साथ ही होगा खाद कारखाना भी। आपको बता दें कि 1011 करोड़ से बनकर यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। इसके साथ ही हाईटेक लैब है जिस मोदी जी का, माननीय योगी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक संदेश देना था कि 52 गांव उजाड़े गए थे इस फर्टिलाइजर को बनाने में। पिछली सरकारों ने इस फर्टिलाइजर को बंद करके उस 52 गांव के लोगों के ऊपर कितना दर्द दिया था, उस दर्द को दूर करने के लिए आज मोदी जी आ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और तालियों से स्वागत भी चाहता हूं उनका। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं पेशे से चिकित्सक था, उससे पहले से माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मछुआ समुदाय के ढेर सारे मुद्दे सड़क से सदन तक उठाते रहे हैं। मैं 7 साल से राजनीति में आया हूं, उससे पहले वो सड़क से सदन तक उठाते उठाते वकालत करते रहे, आज वो जज के रूप में है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूं और माननीय भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि जो आज के दिन में आजाद कराने वाला मछुआ समुदाय था, इसे इतना नुकसान पहुंचाया था पिछली सरकारों ने। इनकी ढेर सारी फाइलें गायब करा दिया था, उनकी फाइल को गायब करा के उन्हें बर्बाद किया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा कि मछुआ समुदाय के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया, उनके लिए बीमा का व्यवस्था कर दिया और निषाद राज गोराज महाराज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित करके वहां निषाद राज राम की गले मूर्ति लग रही है। उसके उद्घाटन में माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं। मैं उन्हें और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जो आज 70 साल से वोट लेने का काम किया, एक मेजर 18% आबादी मछुआ समुदाय का खाली वोट लेकर उन्हें बर्बाद किया। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उनके इतिहास को आज राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति के उद्घाटन में अमित शाह जी पहुंचने बहुत जल्दी एक घोषणा होने वाली है। आपके जो भी मुद्दे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं धारा 370, मैं उम्मीद करता हूं जो आज के दिन में ऐतिहासिक राम मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो जो भी और भी वंचित समुदाय होगा उसके भी जितने भी हक हिस्से हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर करने के भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द उस पर अमल करेगी। एक बात जरूर एक लाइन करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, ढेर सारे वक्ता हैं और माननीय मोदी जी आने वाले हैं। कि यहाँ जो ये 52 गांव उजड़े थे, इन 52 गांवों के लोग इसमें नौकरी करते थे। मैं उम्मीद रखता हूं कि क्षेत्रीय जनता का ख्याल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि इन 52 गांव के लोगों को उजाड़ कर जो कारखाना बना था, ये पिछली सरकारें ने, कांग्रेस ने उन गांव को उजाड़ने के बाद कारखाने को बंद करके उनके रोजी रोटी पर जो है डाका डालने का काम किया था, तो कम से कम उसका भी ख्याल करेगी। धन्यवाद। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं, तीनों परियोजनाओं की स्टॉल्स को देख रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। मैं चाहूंगी आपका जय घोष वहां तक जाएगा, एक बार बोले भारत माता की। और अब मैं माननीय सांसद माननीय श्री रमापति राम त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में अपनी बात कहें।
मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी और सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद बंधु, विधायकगण, उपस्थित सभी सामने हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज यह विशाल जन समुदाय जो यहाँ उपस्थित है, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आज गोरखपुर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, फर्टिलाइजर 20 बरस से बंद था, आज उस फर्टिलाइजर का श्रीमान प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में एम्स का भी आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित ही ये पूर्वांचल के लिए, विशेषकर गोरखपुर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात है। हम सब उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक लाइन में कहूं, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही, मैं कह सकता हूं उसने देश की और प्रदेश की तस्वीर बदल दी और गरीबों की तकदीर बदल दी। और आज गोरखपुर जो पिछड़ा जिला था, और विकास के क्रम में आज इसकी भी पूज्य योगी जी ने तस्वीर बदल दी। हम सब इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज की इस सभा के माध्यम से जन जन तक के संदेश पहुंचावे, यही आग्रह करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और आज जिन 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, एक बार थोड़ा जोरदार स्वागत। आदरणीय मोदी जी हम लोगों के नजदीक आ चुके हैं मित्रों, थोड़ी देर में 1-2 मिनट में ही मंच पर आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से थोड़ा देर। मोदी 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 मोदी, इस ब्लॉक के मोदी 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 मोदी। एक बार अपने स्थान पर खड़ा होकर ये लगना चाहिए, मोदी 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 मोदी। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी भी आ चुकी हैं। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी मौजूद हैं। मित्रों, सभी वक्ता बोलना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी हम सबके बीच में आ चुके हैं, इसलिए एक बार आप उत्साह तरीके से अपना स्वागत करिए। आदरणीय मोदी जी अभी आपके बीच में आने वाले हैं 2 सेकंड के अंदर। मैडम, तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का लोकार्पण और साथ ही ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं विकास की गंगा उनके साथ साथ चलती है और आज यहाँ पर जितना अपार जन समूह उपस्थित हुआ है और इसके सीधे प्रसारण के माध्यम से पूरा देश और दुनिया आज के इस कार्यक्रम को देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी सभी परियोजनाओं के स्टॉल्स का निरीक्षण किया, उसके बारे में जानकारी हासिल की और बस कुछ ही पलों में वो यहाँ पर आएंगे और आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। भैया हो, ऊपर आ गए, वो घड़ी आ गई, एक बार जोरदार
ताली के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो के चाहिए। बोलो मोदी 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 मोदी, लगातार बोलते रहा भैया हो। मोदी मोदी मोदी, ताली बजे के चाहिए। मोदी 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 मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मोदी, राज्यपाल जी भी आ गए हैं, पूज्य महाराज जी भी आ गए। एक जोरदार ताली। मोदी मोदी, आवाज नाभि से निकले के चाहिए हो। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी मोदी। और पीछे से आवाज नहीं आया था। मोदी, यहां बगल से राइट से मोदी, अपन हाथ उठा ली, दोनों हाथ। मोदी मोदी, उनके आए पर जैसे मंच पर चढ़ियान, जोर से ताली और ऐसा नारा उद्घोष होके के चाहिए कि धरती के मालूम पड़े कि पूज्य महाराज जी के साथे हमने विश्व के सबसे बड़े लीडर अवतारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी। यहां से भैया हो, माई हो, बहन हो, जितना भी लोग बाबा हो, मोदी 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 मोदी, आवाज में दम चाहिए हो। ये पूर्वांचल के माटी बा। मोदी 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 मोदी, विश्व के सबसे बड़े नेता आज 10,000 करोड़ का तोहफा लेके, फर्टिलाइजर भैया हो, रोजगार लेके, गरीब लोगन खातिर इलाज खातिर एम्स लेके आज इतना बड़ा सौगात पूर्वांचल वेदेनन, और आज फर्टिलाइजर, आज एम्स, आज पूरा देश देख रहा है, पूर्वांचल की तरक्की देख रहा है, रोजगार देख रहा है, गरीब सम्मान देख रहा है, गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवतरण हो। इस धरती पर आज लाखों लाखों की भीड़ जो यहाँ आई है, कुछ लोग सड़क के बाहर हैं, कुछ लोग गेट में हैं, जो लोग देख पा रहे हैं, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के स्वागत में ऐसे लोग कम अवतरित होते हैं धरती पर, ऐसे गरीबों के मसीहा आज हमनी के बीच अवतरण। तो भैया एगो जोरदार ताली के साथ एगो ध्वनि सुनाई दे के चाहिए, और आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, माता पिता जितने भी आए हैं, मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी मोदी आ गई ना हो। मोदी मोदी आ गई ना हो। मोदी 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 मोदी, भारत माता की, भारत माता की। मोदी, तालियों की गड़गड़ाहट। विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष। मोदी मोदी, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मोदी मोदी मोदी
बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की इस धरती पर इस भव्य आयोजन में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को निराशा के कुहासे से निकालकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के पथ पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। हृदय से उनका स्वागत है। साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का लोकार्पण। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी सौगात है ये गोरखपुर वासियों के लिए। देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, खासतौर पे पूर्वांचल की अगर हम बात करें, जहां से कुल 156 सीटें जो है विधानसभा की आती हैं। अगर हम उन सारी सीटों की बात करें तो उन सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये खाद का जो कारखाना है बहुत सालों से बन रहा था, लेकिन किसी के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने इस कारखाने को पूरा करने का काम किया और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा गोरखपुर और आसपास के लोगों को मिलेगा। किसानों को खाद तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 100 अरब का उपहार अपने आप में एक बहुत मायने रखने वाला जो है उपहार है और मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा फायदा पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 156 सीटें जो विधानसभा की हैं, जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और आप देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जातिगत समीकरण है, जो अलग अलग दलों का गठजोड़ है, वो कितना मायने रखता है इस जीत के लिए। आपको मैं बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका जो एक सहयोगी दल था एसबीएसपी यानी सुहेलदेव समाज पार्टी, वो अलग हो गया। यानी ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है और वो अखिलेश के पाले में खड़े आ रहे हैं। लेकिन वहां पे निषाद पार्टी और अपना दल, इन दोनों दलों का जो गठजोड़ है वो फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा में 106 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी को, जबकि 18 सीटें मिली थी। बीएसपी 12 सीटों पे सिमट के रह गई थी। अपना दल ने 8 सीटें जीती थी और ओम प्रकाश राजभर को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4, निषाद पार्टी को 1 और इंडिपेंडेंट 3 सीटें जीत पाने में सफल रहे। वहीं जो 26 जिले आते हैं इस पूर्वांचल में, अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुल 29 सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी ने इसमें से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, केवल 6 सीटें जीत पाए थे और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो रोड मैप है, बिल्कुल पूर्वांचल यानी गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन, एम्स का उद्घाटन, ये दोनों बड़ी सौगात है पूर्वांचल के लिए। और मैं समझता हूं कि इंसेफेलाइटिस से लगातार गोरखपुर हमेशा चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद इंसेफेलाइटिस पे बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने और आज इंसेफेलाइटिस की बहुत ज्यादा चर्चाएं गोरखपुर में नहीं है, जबकि हर बार आप देखिए बाढ़ के समय में, जिस समय बाढ़ आती थी उसमें लगातार सिर्फ गोरखपुर इसलिए चर्चा में रहता था कि वहां पे इंसेफेलाइटिस से लगातार मौतें होती थी। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। एम्स की स्थापना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसपास के जो मरीज होंगे, खासतौर पे नेपाल और बिहार से भी, वो गोरखपुर जा सकेंगे। तो बनारस में जो बीएचयू है वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर कम होगा और लखनऊ में भी प्रेशर कम होगा, तो उनको बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
आप देखिए किसानों के खाद को लेके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाला था 2014 में, मुझे याद है कि किस तरीके से नीम कोटेड यूरिया का जो है लॉन्च किया गया था, जिससे कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। तो इस बार इस खाद कारखाने के जरिए कहीं ना कहीं किसानों को जो है बेहतर सहूलियत देने की कोशिश की जाएगी और रोजगार के साथ जो है उसमें और 4 चांद लगेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जातीय समीकरण जो है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की जाए तो काफी ज्यादा इसका दबदबा रहा है और ऐसे में बीजेपी का जो मेन फोकस है वो ज्यादातर जातीय समीकरण पर ही रहा है। जब कैबिनेट विस्तार हुआ जातीय समीकरण पर भी खासा ध्यान रखा गया था, लेकिन अगर बात की जाए सपा की तो सपा भी इस बार सपा ने भी अच्छी तरीके से कमर कस ली है। छोटे बड़े दलों से सपा जो है गठबंधन कर रही है। क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में सपा कड़ी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को? देखिए, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पे आप देखिए, अगर हम एक एक सीट की बात करें, गोरखपुर में फिलहाल निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोरखपुर आसपास में निषादों का अच्छा खासा वर्चस्व है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, ये जो जिले हैं वहां पे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार गाजीपुर से और आसपास की जगहों से कुछ सीटों को जीतने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सफलता पाई थी, वो अब अखिलेश के पाले में है। उसके बाद अगर आप देखें संजय चौहान जो कि अखिलेश यादव के घटक दल हैं, वो उनके साथ जो चौहान और नोनिया वोट हैं, उनका प्रभाव भी मऊ के आसपास के जिलों में है। वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है बनारस के आसपास तक फैल जाता है, तो वो सीटों को कहीं जो है जीतने में मदद करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें केशव देव मौर्य जो कि अखिलेश के साथ इस समय गठबंधन में है, उनके साथ भी जो जातिगत समीकरण है वो भी अखिलेश को फायदा देने का काम करेगा। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अपना दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस समय, और पिछली बार अपना दल ने 8 सीटें विधानसभा में जीती थी, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। अगर आप मिर्जापुर, प्रयागराज का क्षेत्र देखें, उसके अलावा बनारस के आसपास, पूर्वांचल के आसपास के क्षेत्र को देखें, तो वहां पे कुर्मी वोटों में अपना दल का अच्छा खासा प्रभाव है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से फायदा पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल अरविंद जी, अगर हम पार्टियों की बात कर रहे हैं तो AIMIM भी इस बार चुनाव में कूद पड़ा है। तो ऐसे में हमने जिस तरीके से देखा, पहले सुबह सपा के साथ AIMIM का गठबंधन था, जिसके बाद सुबह सपा ने अपना गठबंधन जो है वो वापस ले लिया और उसके साथ सपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर दिया। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो अगर AIM चुनाव में कूद चुकी है तो आने वाले चुनाव में इसका जो नतीजा है क्या लगेगा? कहीं ना कहीं इसका असर वोट बैंक पे तो जरूर पड़ेगा। देखिए, AIMIM जो है वो फिर अपनी किस्मत आजमा रही है। उनको बिहार में जिस तरीके से सफलता मिली, 5 उनके विधायक चुनाव वहां से जीत के आए हैं, तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश भी उनके लिए बड़ी रणभूमि है और यहाँ पे उनको प्रयोग करना चाहिए। AIMIM का पहले गठबंधन शिवपाल यादव के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ था, लेकिन अब वो गठबंधन टूट गया है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं और शिवपाल यादव अपनी अलग जगह तलाश कर रहे हैं। ऐसे में AIMIM जो है फिलहाल अकेले है और लगातार वो ऐसे दलों पे हमला कर रही है जिनको लगता है कि नहीं, मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। अब प्रश्न ये उठता है कि AIMIM को कितने वोट मिलते हैं, ये देखना अच्छा खासा महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि AIMIM को बीजेपी का प्लान बी भी कहा जाता है। अगर प्लान बी के तौर पर देखा जाए तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, AIMIM तो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि नहीं वो बीजेपी की प्लान बी है। प्रश्न ये उठता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राइवल दल को कोई न कोई उपनाम देते हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि AIMIM अगर बेहतर और मजबूत तरीके से लड़ती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को होगा, तो इसलिए वो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती है। जबकि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है और न ही AIMIM के चीफ इस बात को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, 100 अरब करोड़ की जो सौगात है केवल गोरखपुर वासियों के लिए, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। ऐसे में अगर चुनाव की बात की जाए, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, तो बीजेपी का इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी सौगात है ये
और प्रधानमंत्री जो है जिस तरीके से पूर्वांचल के लिए लगातार अपना समय दे रहे हैं, आप देखिए आज गोरखपुर में है, उसके अलावा 13, 14, 15 3 दिनों में से 2 दिन वो बनारस में रहेंगे। 13 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है काशी विश्वनाथ धाम का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, कहा जा रहा है कि अहिल्याबाई महारानी अहिल्याबाई के बाद पहली बार जो है वो काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो अपने आप में राष्ट्रवाद के नाम पे पूरी दुनिया में इस कृति को फैलाने के साथ ही प्रधानमंत्री उसको वोटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं और भारत की महिमा पूरे दुनिया में ऐसी बनाना चाहते हैं, ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा रोड मैप है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि देश के साथ साथ प्रदेश में और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसके पूर्वांचल में किसान आंदोलन, कृषि बिल को लेकर खासा जो नतीजा है वो पूर्वांचल में देखने को मिला था। ऐसे में अब जब ये खाद की फैक्ट्री को दोबारा से उद्घाटन किया जा रहा है और ऐसे में अरविंद जी तो इसका रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न
इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहाँ पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहाँ पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये क्षेत्र वर्षों तक जापानीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को इन बीमारियों से छुटकारा मिला है। संघर्ष से सफलता, संघर्ष से सिद्धि की इस यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। स्वच्छ आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आम जन को जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज आम नागरिक इलाज में खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज समय पर करवा पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण को व्यापक बनाया, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो समस्या के मूल कारण से भली भांति परिचित थे, उन्होंने सांसद रहते हुए भी बार बार इस बीमारी की गंभीरता और इसके उन्मूलन के लिए लगातार आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने जापानी बुखार के पूर्वांचल से उन्मूलन को प्राथमिकता बनाया। इसके लिए 7 विभागों के समन्वय से इस पर नियंत्रण की योजना बनाई। टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोग अभियान साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर गांव तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्षों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार के प्रकोप से बाहर निकल आया है और इससे होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर की 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां जापानी एंसेफेलाइटिस सहित विभिन्न कीटाणु व विषाणु जनित बीमारियों का परीक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। अब सैंपल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना पड़ेगा और सही इलाज तुरंत शुरू हो सकेगा, जिससे पूर्वांचल के जनपदों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण, मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर और एक नया अध्याय जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। विकास का, स्वास्थ्य का और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही बटन दबाया, अनावरण हुआ, वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ। प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला ये अद्भुत खाद कारखाना जो किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा, यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर के साथ समृद्धि के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी फिल्म तैयार की गई है। आइए देखते हैं। हमारे अन्नदाता, जिनका कठोर परिश्रम और तप है देश का गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। गत 7.5 वर्षों में बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर हुआ है चौतरफा काम। अच्छी क्वालिटी के बीज, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे सभी कदम किसानों की समृद्धि को हैं समर्पित। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या है 10 करोड़ से भी ज्यादा। पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता है अहम। प्रधानमंत्री जी ने बंद पड़े खाद कारखानों के जीर्णोद्धार और क्षमता में वृद्धि पर दिया विशेष ध्यान। इसी क्रम में 2016 में देश के पूर्वी राज्यों में वर्षों से बंद पड़े 3 खाद कारखानों को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की स्थापना करने का बड़ा निर्णय लिया गया। गोरखपुर का खाद कारखाना 30 वर्षों से ठप पड़ा था। बंद पड़े कारखाने के कारण लोग लंबे समय से परेशान थे। बहुतों की नौकरियां छिन गईं, तो कारखाने के कारण चलने वाले अन्य कारोबार भी सिमटते चले गए, जिसके कारण एक बड़ी आबादी के रोजी रोजगार पर संकट आ गया। खाद की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित थी, जिसका जमकर फायदा बिचौलिए उठाते थे। यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी। अधिक दाम पर खाद खरीदने के दबाव के कारण मेहनती किसानों पर आर्थिक मार पड़ती थी, तो बिना खाद के फसल नुकसान का डर सताता रहता था।